हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। इस चैप्टर के कई लेक्चर्स ऑलरेडी हो रखे हैं, तो जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है पहले के लेक्चर को अटेंड करेंगे, तभी जाकर आगे के लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अब ये बता दीजिए कौन कौन से बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, वो थोड़ा सा हेलो लिखकर अपना अटेंडेंस लगा देंगे। हेलो लिखकर अपना अटेंडेंस लगा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कौन कौन से बच्चे ज्वाइन किए हैं। चलिए ठीक है बुआ, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो है चैप्टर फर्स्ट का 7वां लेक्चर है, 7वां पार्ट है। पहले के 6 पार्ट को यदि आपने अच्छे से कंप्लीट किया है तो 7वें पार्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले हम लोग बहुत सारी जानकारी इस चैप्टर के थ्रू ग्रहण कर चुके हैं। हम लोग अलैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं, अलैंगिक कर्मवीर कुमार, रंकुश कुमार, कर्मवीर कुमार। ओके बुआ, तो हम लोगों ने अभी तक जो है अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियों को पढ़ा है। विखंडन विधि कंप्लीट हो चुका है, बहुविखंडन विधि कंप्लीट हो चुका है, द्विविखंडन विधि कंप्लीट हो चुका है, पुनर्जनन हमने कंप्लीट किया, विषाणु जनन हमने कंप्लीट किया, मुकुलन विधि के जनन के द्वारा जनन कैसे होता है हमने कंप्लीट किया। ठीक है, और एटलीस्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं विखंडित जनन भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जिसमें जड़ के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, तना के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, और पत्तियों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन है। ऑलरेडी हम लोग पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, भूपृष्ठीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन और भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन, ये दोनों ही टॉपिक अच्छी तरीके से आपको समझाया जा चुका है। अंततः लास्ट क्लास में हमने जलकुंभी पर डिटेल में बात किया था, जलकुंभी के बारे में समझा था। आज जो है हम लोग जड़ के द्वारा, चूंकि पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन समाप्त हो चुकी है, तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन समाप्त हो चुकी है, तो हम लोग आज के क्लास में जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन को समझेंगे और फिर उसके आगे के टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, 7:15 कितने बजे तक क्लास होगा सर जी? शुरू होने का टाइमिंग फिक्स होता है, वो 7:15 के आसपास शुरू होता है, खत्म होने का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन हो सके। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का जो भी टॉपिक है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन को। जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जैसा कि हमने बताया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करने के लिए, कायिक प्रवर्धन करने के लिए पत्तियों का चुनाव करते हैं, कुछ पौधे जो है तना का चुनाव करते हैं, और कुछ पौधे जड़ का भी चुनाव करते हैं। आज हम लोग जड़ के बारे में समझेंगे कि जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। गुड इवनिंग बउआ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कायिक प्रवर्धन के लिए जड़ का चुनाव करते हैं। जड़ में क्या करेंगे, देखो जड़ के द्वारा यदि कायिक प्रवर्धन किसी पौधे को करना है तो वो जड़ में बहुत सारा भोजन संचय करेंगे, जिसके कारण उनका जड़ फूल जाएगा, रूपांतरित जड़ का निर्माण हो जाएगा, और वो रूपांतरित जड़ लंबे समय तक जमीन के अंदर जो है पड़ा रहेगा, अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करेगा, और जब अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी तब वो जड़ पर उपस्थित कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे का, नए तना का, नए जड़ का इत्यादि का निर्माण करके नई संतति का निर्माण करेंगे और पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, जड़ के द्वारा जो भी पौधे कायिक प्रवर्धन करते हैं, ठीक है, वो पौधे करते क्या है, अपने जड़ में बहुत सारा भोजन इकट्ठा करते हैं। भोजन इकट्ठा करने के कारण जड़ जो है फूल जाती है, जड़ कंद जिसे कह सकते हो, मूल कंद कह सकते हो, मूल कंद का निर्माण हो जाता है। वो मूल कंद पुराने पौधे के सूखने के बाद भी जमीन के अंदर सुरक्षित रहता है। अनुकूल मुकुलन खत्म हो चुका है, वो अनुकूल परिस्थिति आने के बाद भी वो जो रूपांतरित जड़ जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ है, वो उस पर उपस्थित जो नोट्स होते हैं, पर्व होते हैं, अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। तो कुछ पौधे की जड़ें भोजन संचय करके मांसल या कंदिल, जिसको ट्यूबर कहते हैं, कंद का निर्माण कर लेती है। इन जड़ों पर, यानी ये जो मांसल या कंदित रूपांतरित जो जड़ है, इन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। जब इन जड़ों को अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, उचित नमी प्राप्त होती है, उचित तापमान प्राप्त होता है, मिट्टी प्राप्त होती है, तो ये कलिकाएं विकसित होकर नए नन्हे पौधे का निर्माण कर लेती है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आपसे पूछे कि बताइए जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन किन पौधे में देखने को मिलता है, तो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा शकरकंद। बेस्ट एग्जांपल कौन हो जाएगा? शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। हम इसको समझेंगे, फिलहाल हम यहां पे समझते हैं। जो डायग्राम यहां पर
दिया हुआ है इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं डायग्राम में। यहां पर आपको जो है पहले डायग्राम में यदि देखा जाए तो आपको जो है बीट रूट दिखाया गया है, चुकंदर दिखाया गया है। दूसरे डायग्राम में आपको जो है मूली दिखाया गया, तीसरे डायग्राम में आपको गाजर दिखाया गया और चौथे डायग्राम में आपको जो है सलजम दिखाया गया है। ठीक है, और इधर सतावर के जड़ है। तो पहले हम इसको समझते हैं। देखिए क्या लगता है कि जब पौधा छोटा था, जब पौधा विकसित हो रहा था, तो उस दौरान ये जो फूली हुई संरचना है, क्या उस पौधे के पास अवेलेबल थी? नहीं थी। ठीक है, ये कब बना? ठीक है, और किससे बना, बात को ये समझना है। ठीक है, तो देखो ये जो बीट रूट का पौधा है यानी कि चुकंदर का जो पौधा है, जब इसको लगता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, तो ये कायिक प्रवर्धन के लिए अपना जो जड़ होता है, जड़ में बहुत सारा भोजन इकट्ठा करता है, जिसके कारण जड़ फूल जाती है और इस तरीके से कंदिल, मांसल, रूपांतरित जड़ का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। मूली में भी यही घटना देखने को मिलता है, जड़ में बहुत सारा भोजन इकट्ठा हुआ और इसके कारण ये रूपांतरित जड़ का निर्माण कर लिया। गाजर में भी ये जो गाजर है, अगर आपसे पूछे कि बताइए गाजर का हम कौन सा भाग खाते हैं, गाजर के पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो वो भाग होगा जड़, रूपांतरित जड़ होगा। ठीक है, तो देखिए जो चुकंदर है ये भी रूपांतरित जड़ है, मूली भी रूपांतरित जड़ है, गाजर भी रूपांतरित जड़ है और यहां पर आप जो सलजम देख रहे हो ये भी क्या है? रूपांतरित जड़ है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गाजर बनाया पौधे ने, ये जो मूली बनाया पौधे ने, ये जो चुकंदर बनाया पौधे ने, क्या ये मनुष्य के लिए बनाया गया है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये पौधे जो भी संरचनाएं बनाती है वो स्वयं के लिए बनाती है। पौधे ने बीट रूट यानी चुकंदर का निर्माण क्यों किया, मूली का निर्माण क्यों किया, गाजर का निर्माण क्यों किया या फिर सलजम का निर्माण क्यों किया? इसलिए किया ताकि अगर मुख्य पौधा जो है ये खत्म भी हो जाता है, सूख भी जाता है, तो इसमें इतना भोजन इकट्ठा है कि ये जो संरचना है लंबे समय तक जमीन के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, और जब कभी भी इस रूपांतरित जड़ों को, इन रूपांतरित जड़ों को अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इन अंकुरित हो जाएंगे और नए पौधे का निर्माण करना शुरू कर देंगे, यहां से नए पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो भोजन इसलिए इकट्ठा किया गया ताकि इनका जो रूपांतरित जड़ है ये लंबे समय तक जमीन के अंदर पड़ा रहे, मुख्य पौधे के सूख जाने के बाद भी, मुख्य पौधे के खत्म हो जाने के बाद भी पड़ा रहे। ठीक है, और अनुकूल परिस्थिति तक इंतजार करे, जीवित रहे और जब अनुकूल परिस्थिति आए तो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर ले। ठीक है, एकदम सेम कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है शकरकंद के पौधे में। देखिए यहां पर शकरकंद का आपको पौधा दिखाई दे रहा है। इस शकरकंद के पौधे में क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, ये पौधे का ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, फिर शकरकंद के ये निचली भाग हो गया, नीचे जड़ है और आप जड़ में ही देख रहे हो कि भोजन इकट्ठा हो गया, जड़ में, ये तना में नहीं हुआ। ये शकरकंद में जो भोजन इकट्ठा होता है वो जड़ में होता है, ये रूपांतरित जड़ है, ये फूला हुआ जड़ है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा भोजन इकट्ठा है और मुख्य पौधा सूख करके खत्म हो जाएगा, फिर भी ये जो रूपांतरित जड़ है चूंकि इसके अंदर बहुत सारा भोजन है तो ये लंबे समय तक जमीन के अंदर दबा रहेगा। इसके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स, एडवेंटिशियस नोट्स पाए जाते हैं जो अंकुरित होकर फिर से नए पौधे का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। यानी ये जो भी रूपांतरित जड़ है इसका निर्माण पौधे ने कायिक प्रवर्धन के लिए किया है, मनुष्य के लिए नहीं किया। यह अलग सी बात है कि मनुष्य क्या किया, इसको खोल के देखा, इसके अंदर झांका तो पता चला इसके अंदर बहुत सारा जो है पोषक तत्व भरा हुआ है। देखा इसके अंदर बहुत सारा क्या है? पोषक तत्व भरा हुआ है। वही पोषक तत्व भरा हुआ है जिसकी आवश्यकता एक मनुष्य को होती है। तो फिर मनुष्य ने इसका उपभोग करना शुरू कर दिया, इसको खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो बाद में पता चली ना, ये मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, पौधे ने खुद अपने लिए, अपनी अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए बनाया था। अलग सी बात है, मनुष्य को जब मालूम चला कि इसमें बहुत सारा पोषक तत्व, भोजन इकट्ठा होता है, तो भोजन के रूप में मनुष्य जो है इनका प्रयोग करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि कौन सा पौधा है जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के लिए अपने जड़ का चुनाव करती है, तो आप आंसर कर सकते हो, आप जो है आंसर कर सकते हो चुकंदर का पौधा, आप जो है आंसर कर सकते हो मूली का पौधा, आप आंसर कर सकते हो गाजर का पौधा, आप आंसर कर सकते हो क्या? सलजम का पौधा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके लेवल पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो होगा शकरकंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट है। शकरकंद का पौधा कायिक, देखो आलू और शकरकंद में अंतर है। आलू का जो भाग हम खाते हैं वो रूपांतरित तना होता है, और शकरकंद का जो भाग हम खाते हैं वो रूपांतरित जड़ होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, इसके अलावा डहलिया नाम का पौधा है, सतावर नाम का पौधा है, इसमें आपको क्या है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। देखिए इस वाले पिक्चर में दिख रहा है कि जड़ जो है रूपांतरित हो चुका है, जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, और पुराना जो पौधा है वो सूख करके खत्म हो चुका है, ओल्ड स्टेम में सूख गया। फिर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, नई तना, ये जो ट्यूबर है, ये जो कंद है, इससे निर्मित होना शुरू हुआ और नए पौधे का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछे, शकरकंद एग्जांपल दे दीजिएगा, डहलिया एग्जांपल दे दीजिएगा, शतावर एग्जांपल दे दीजिएगा, जो कि ये आपके लेवल का है। इसके अलावा समझाने के लिए आप जो है मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम एग्जांपल भी आप डाल सकते हो। इनमें भी कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा होती है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? सर ऐप पे मैसेज नहीं जा रहा है। हाँ बुआ, ऐप पे मैसेज का कुछ इशू है, और पता नहीं वो फ्री क्लास वाले में ही नहीं जा रहा है, पेड वाले में सब कुछ सही है। ठीक है, फ्री वाले में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हेलो आयुष भाई, कौन है? ल्यूसीफर। ध्यान दीजिए, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करिए। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो आई थिंक ये चीज क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गई होगी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कायिक प्रवर्धन के लिए जड़ का चुनाव करते हैं, और जड़ में क्या करते हैं, भोजन इकट्ठा। तो आप स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लीजिए। कुछ पौधे की जड़ें भोजन संचय करके मांसल हो जाती है, फूल जाती है, कंदिल संरचना का निर्माण कर लेती है, और इन जड़ों पर, इन रूपांतरित जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, और ये कलिकाएं जो है अनुकूल वातावरण प्राप्त होते ही क्या होती है, कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ये 3 एग्जांपल आपके लेवल पे याद रखनी है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो यदि कभी भी जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन पूछे तो क्या दिक्कत होने वाली है? नहीं ना? अच्छे से आंसर कर दोगे। क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको शेयर कर दीजिए बउआ, क्योंकि ऐप पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, इसलिए जो है आज फिर से हमें यूट्यूब पे बुलाना पड़ा। ऐप पे दिक्कत हुई इसलिए हमें फिर से यूट्यूब पे बुलाना पड़ा। ठीक है, 1 मिनट बउआ। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लोग जो अभी तक पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन भी कंप्लीट कर लिए, तना के द्वारा, भूपृष्ठीय तना के द्वारा, भूमिगत तना के द्वारा, और अंततः हम लोगों ने जड़ के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बउआ। तो यहां पर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। सर नोट्स चाहिए था, नोट्स ऐप पर अवेलेबल है बउआ। हम लोग शकरकंद को क्या खाते हैं, हम लोग शकरकंद के पौधे क्या कौन सा भाग खाते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है रंकुश बउआ। तो शकरकंद के पौधे का हम लोग जड़ खाते हैं, रूपांतरित जड़ खाते हैं। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नाम ले लिए बउआ। ओके, चलते हैं आगे। किन्हीं को कोई दिक्कत इस वाले टॉपिक में? सर नोट्स चाहिए, हमने कहा ना आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बायो वॉरियर्स करके एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर नोट्स अवेलेबल हैं बउआ, लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन हम लोग कंप्लीट कर लिए, तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन भी कंप्लीट कर लिए, हम लोग जो है पत्तियों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन कंप्लीट कर दिए। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन खत्म हो जाती है, और यहां से शुरू होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या शुरू होती है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। सिनेमैटिक्स आपको ही हम आंसर कर रहे हैं बउआ। नोट्स चाहिए तो बायो वॉरियर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जब डाउनलोड करेंगे फ्री वाले सेक्शन में इनरोल हो जाइएगा, और उसमें आपको नोट्स अवेलेबल है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगी नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। ओके, चलते हैं आगे। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए उनको शेयर कर दीजिए बउआ। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन खत्म हो गया, हम लोग किसको शुरू करेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को। काफी आसान सा टॉपिक है, बस चीजों को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होगा बुआ? देखिए, अगर पौधा स्वयं अपने जड़, तना, पत्ती का इस्तेमाल करता है, अप्राकृतिक रूप से नए पौधे का निर्माण करता है, तो यह क्रिया कहलाएगी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लेकिन यदि कोई मनुष्य किसी पौधे का जड़ लाता है, तना लाता है, पत्ती लाता है, ठीक है, उसको मिट्टी में दबा देता है, बो देता है, रोज उसको खाद पानी देता है, उसका टेक केयर करता है, और उस
तने को या जड़ को या पत्ती को प्रेरित करता है कि वो नए पौधे का निर्माण करे। और इस तरीके से जो नया पौधा निर्मित होता है वो होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा। बात क्लियर है? यानी कि यदि कोई मनुष्य जो है जड़ का, तना का, पत्ती का इस्तेमाल करे और उससे नए पौधे का निर्माण करवाए तो यह घटना कहला जाएगी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, यानी मनुष्य का योगदान होगा। चैप्टर 1 खत्म हो गया है, हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। सौरभ कुमार, ऑब्जेक्टिव क्लास में मिलेगा बउआ। चैप्टर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हमने क्लास में बंटवा दिया है, ठीक है। ऐप पर भी हम अपलोड करवा देंगे, वहां पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, बात समझ में आ गई। वैसा कायिक प्रवर्धन जिसमें मनुष्य का योगदान होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक यदि हमें क्या करना होता है कि गुलाब का पौधा बोना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुलाब के पौधे के पास जाते हैं, गुलाब के पौधे का एक छोटा सा तना काट के लाते हैं, तना, हमने तने का इस्तेमाल किया, फिर उसको बोते हैं और बो करके रोज पानी खाद देते हैं ताकि वो नए तने का नए पौधे का क्या कर ले, निर्माण कर ले। तो हमने गुलाब के पौधे का तना इस्तेमाल में लाया और कृत्रिम रूप से उससे नए पौधे का निर्माण कराया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाएगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? हम जो बता रहे हैं क्या ये बातें क्लियर है? छोटू यादव, हॉट ट्रिक्स, हेलो बउआ। आयुष राज यादव, ल्यूसिफर डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है ल्यूसिफर जी डिस्टर्ब मत करिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया बउआ। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए उनको शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, ऐप पे तो शेयर करने में नहीं बनता, यूट्यूब पे शेयर कर दीजिए, कर सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर बातें क्या चल रही है कि पहले डेफिनेशन पे केयर कर लेते हैं, पहले डेफिनेशन, क्योंकि चीजें हमने समझा दिया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन वह विधि है जिसमें मनुष्य, यहां मनुष्य का योगदान होगा, जिस क्रिया में मनुष्य का योगदान होता है वो उसको कृत्रिम कहते हैं। मनुष्य द्वारा पौधे के कायिक अंगों जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो का उपयोग कर बिना बीज के, तो इसमें बीज का तो निर्माण होता नहीं है, बिना बीज के नए पौधे तैयार किए जाते हैं। यह अलैंगिक जनन की मानव नियंत्रित तकनीक होती है। ये क्वेश्चन पूछते भी है कि निम्न में से कौन जो है पादपों में संपादित होने वाली अलैंगिक जनन की मानव नियंत्रित तकनीक है, तो मानव नियंत्रित तकनीक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से मानव पर डिपेंडेंट होता है, पूरी तरीके से मानव की क्रियाओं पर निर्भर होता है। मानव जड़ तना पत्ती का उपयोग करता है और मानव उसमें जो है खाद पानी वगैरह देकर नए पौधे का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो ये मानव निर्मित तकनीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वह विधि है जिसमें मनुष्य द्वारा पौधे के कायिक अंगों जैसे जड़ तना पत्ती का उपयोग कर, बीज का उपयोग नहीं किया जाता है, जड़ तना पत्ती से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। क्लियर है? अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, कुछ ड्रामेटिकल टाइप का भी विधि है, तो यहां पर हम कुछ विधियों को डिस्कस करेंगे। आपके लेवल पे कुछ ही विधि को पढ़ना है, जैसे कलम लगाना, ये पहली विधि हो गया, दूसरा दब्बा लगाना दूसरी विधि हो गया, तीसरा गुटी बांधना और चौथा जो है रोपण या पैबंद लगाना। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की यदि आपसे विधि पूछे तो आप जो है अपने लेवल पे 4 विधि को बता देना। पहला क्या बताओगे? कलम लगाना, जिसे कटिंग कहेंगे, दब्बा लगाना जिसे हम लेयरिंग कहेंगे, गुटी बांधना जिसे सिंपली गुटी कहते हैं या एयर लेयरिंग भी कहते हैं इसे, रोपण या पैबंद लगाना जिसे हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये चारों विधि जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है। चारों विधि को हम लोग जो है डिटेल में समझेंगे। सर आप कितने बजे से क्लास लेते हैं? 7:15 बउआ, मोस्ट ऑफ द केस में 7:15, ठीक है। एक दिन गैप करके क्लास होती है, अल्टरनेट करके क्लास होती है 7:15। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, ये चारों विधि को हम लोग समझेंगे। पहले स्केचली यहां पर देख लेते हैं। कलम लगाना में क्या लिखा है कि तने का एक भाग काटकर मिट्टी में लगाया जाता है, जैसे गुलाब और गन्ना, ठीक है। दब्बा लगाना में तने की शाख को मिट्टी में दबाकर जड़ निकलवाई जाती है, चमेली और अंगूर में ऐसा करते हैं। गुटी बांधना, तने की शाख मिट्टी का लेप लगा देते हैं, ठीक है। हम पेड़ पर चढ़ते हैं और तने पर मिट्टी का लेप लगाकर जड़ निकलवाई जाती है, आम वगैरह में हम ऐसा कर लेते हैं। रोपण या पैबंद लगाना में 2 पौधे का प्रयोग करते हैं और 2 पौधे को जोड़ करके हम लोग जो है नए पौधे का निर्माण करवाते हैं। गुलाब, आम, नींबू वगैरह में ये सारी क्रियाएं होती है। पहले हम समझ लेते हैं, फिर वापस हम इस पेज पे आएंगे। अब देखिए जस्ट लाइक हम पहले विधि को पढ़ रहे हैं। कलम लगाना पहला विधि है, ये पता है, ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की ये पहली विधि है, कलम लगाना, ठीक है। इसमें आपको चीजें दिख रही होंगी। क्या चीजें दिख रही है कि सर जी यहां पर एक गुलाब का पौधा है,
ठीक है। अब इस गुलाब के पौधे के पास मनुष्य गया, गुलाब के पौधे के पास मनुष्य गया और गुलाब के पौधे के छोटे से तने को क्या कर लिया, काट लिया। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कलम लगाना विधि का प्रयोग हम उन्हीं पौधे पे कर सकते हैं जिनकी तना हरी भरी हो और तने पर आपको एक या एक से अधिक पर्व देखने को मिले। कंडीशन क्या है, तना हरी भरी होनी चाहिए और तने पर एक या एक से अधिक पर्व देखने को मिलनी चाहिए, तभी जाकर हम जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का कलम लगाना विधि या कटिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां पर कलम लगाना विधि का प्रयोग में हमने दो एग्जाम्पल यहां पर रखा है। एक पहला तो गुलाब का पौधा है, एक पहला किसका है, गुलाब है। अब गुलाब को आप लोगों ने देखा होगा कि इनका तना हरा भरा होता है और तने के ऊपर पर्व पाई जाती है। और दूसरा हम जो है गन्ना का एग्जांपल ले रहे हैं, ईख का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, बस दो एग्जांपल से ही आपको कलम लगाना विधि समझ में आ जाएगी। क्या हुआ कि हम गुलाब के पौधे के पास गए, हमने देखा इसका तना हरा भरा है और तने पर एक से अधिक पर्व भी मौजूद है। पर्व क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ये संरचना देखते हो ना, ये छोटे छोटे जो उभार देखते हो जिससे नई तना, नई पत्ती, नई कलिका का विकास होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं या फिर नोड कहते हैं। पर्व या फिर क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो कांटों के अलावा आप इस तरह का उभार भी देखोगे इसके तना पर, यह पर्व है। यानी कि गुलाब का पौधे का तना हरा भरा भी है और इसके तना पर एक से अधिक पर्व भी देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से गन्ने के पौधे के पास जाइए, पूरा तना हरा भरा मिलेगा और ये जो राउंड सर्कल देखते हो ना, ये जो आप राउंड सर्कल देखते हो, ये जो है पर्व है। क्या है ये, पर्व है या नोड है। यानी दोनों के पास सेम कंडीशन है कि दोनों की तना हरी भरी भी है और दोनों के तना पर आपको एक या एक से अधिक पर्व भी देखने को मिल रहा है। आप करोगे क्या, ये जो गुलाब का पौधा है, ये जो गुलाब का पौधा आप देख रहे हो, इसके हम छोटे से तने को काट लेंगे। इस तने के हिस्से को कलम कहेंगे। क्या कहेंगे, कलम कहेंगे या कटिंग कहेंगे। इसीलिए इस विधि को कलम लगाना विधि कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम कलम कह रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं, कटिंग कह रहे हैं। अब देखो, गुलाब का पौधे जब हम बोते हैं तो इसको खड़ा करके बोते हैं। क्या करके बोते हैं, खड़ा करके बोते हैं। ठीक है, अगर हम कलम को खड़ा करके लगाते हैं तो इसे खड़ी कलम कहेंगे। तो गुलाब के पौधे को हम खड़ा करके लगाते हैं, इसलिए हम इस विधि को क्या कहते हैं, खड़ी कलम कहते हैं। वही अगर ईख की बात करें तो ईख में भी आप देख रहे हो कि ईख के तने को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया गया और ये तना हरा भरा भी है और तने पर आपको जो है बहुत सारे पर्व भी देखने को मिल रही है, कलिकाएं भी देखने को मिल रही है। अब इसको बोना है तो हम खड़ा करके नहीं बोएंगे, गुलाब को खड़ा करके बोते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, सुता के बोते हैं, जिसको हम पड़ी कलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पड़ी कलम बोलेंगे। ठीक है, तो कलम लगाना विधि दो तरीके से संपादित हो सकती है। खड़ा करके बोए कलम को तो खड़ी कलम, अगर सुता के बोए तो क्या हो जाएगा, पड़ी कलम हो जाएगा। क्या कलम ब्लैक रोज होता है, बिल्कुल ब्लैक रोज होता है वो। क्या कलम लगाना विधि समझ में आ गई या कोई दिक्कत भी है, कलम लगाना विधि जो है समझ में आ गई या कोई दिक्कत भी है, बोलिए। चलिए, समझ में आ गई। तो ये था कलम लगाना विधि यानी कटिंग। इसमें जो मनुष्य है पौधे के पास गया, तना का उपयोग किया और उस तने को प्रेरित किया कि वो नए पौधे का क्या करे, निर्माण करे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट विधि पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट विधि है काफी यूनिक है और आसान भी है। ठीक है, दब्बा लगाना। क्या है ये, दब्बा लगाना। ठीक है, अब ये दब्बा लगाना विधि क्या होता है, दब्बा मतलब दाबना, किसी चीज को चाप देना, दाब देना। ठीक है, दब्बा लगाना हुआ। अब दब्बा लगाना विधि का प्रयोग हम उन पौधों पे करते हैं जो जिनके तने मुलायम होते हैं। वैसा कोई भी पौधा जिनका तना मुलायम हो और तने को खींच करके हम जमीन के संपर्क में लाए, उसके बावजूद भी उसका तना टूटे नहीं, तो वैसे पौधे पर हम उसके तना से नए पौधे निर्माण करवाने के लिए हम दब्बा लगाना यानी लेयरिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो देखिए यहां पर दब्बा लगाना या लेयरिंग क्या होता है। देखिए, अब ये जो दब्बा लगाना या लेयरिंग है, हमने क्या बोला, वैसे पौधे पर हम उपयोग में लाते हैं जिसकी तनाएं क्या होती है, मुलायम होती है, लचीली होती है और उसको खींच करके हम जमीन के संपर्क में ला सकते हैं। वैसा कोई पौधा आपको दिखे तो आप पौधे के पास चले जाइए और उस पौधे के तना को खींच करके जमीन के संपर्क में लाइए और किसी क्लिप वगैरह से इसे जमीन में दबा दीजिए, जो कि आपको दिख रहा है जमीन में हमने दबा दिया। अब यहां पर क्या होगा कि इसको मिट्टी से ढक दीजिए। अब मिट्टी से ढक दिया आप लोगों ने, अब क्या होने वाला है कि इसको ऐसा वातावरण मिलेगा कि इस तना को लगेगा कि हम मिट्टी में दबा हुए हैं। अब मिट्टी में चूंकि ये दबा ही है तो यहां पर क्या होगा, इसकी तना में अपस्थानिक जड़ें निकलने क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अपस्थानिक जड़ निकलने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब तना में जड़ निकलना इस बात को सूचित करता है कि ये तना स्वयं सक्षम है कि ये अब
भूमि से स्वयं पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकता है, जल को ग्रहण कर सकता है। इनको मुख्य पौधे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भोजन जो ग्रहण करता था ये मुख्य पौधे से ग्रहण करता था, लेकिन जब इसके पास खुद का जड़ आ गया तो अब इसको मुख्य पौधे की कोई जरूरत है नहीं। आप इसको जो है बाहर निकालिए और इसको यहां से काट दीजिए और इसको जहां ले जाकर बोना है बो दीजिए। ये एक नया पौधा के रूप में विकसित होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पौधा नया भी होगा और ये पौधा परिपक्व भी होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी परिपक्व पौधे का ही हिस्सा है। अगर इसमें फल फूल पहले से लग रहे हैं तो इसमें भी फल फूल शुरुआत से ही लगते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये विधि था क्या? दब्बा लगाना। हाँ, इसको आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर तना को आप 4-5 तना है एक ही जगह पर झुंड बना के पड़ा हुआ है और हर तने से आपको नया पौधा चाहिए, तो आप इसको क्या कर दीजिए, पूरा जो है मिट्टी से पूरा तना को भर दीजिए। ठीक है, अब जितना हिस्सा मिट्टी में दबा होगा पौधे का, उसमें आपको देख रहे हो यहां पर जड़ निकलने क्या हो गए, शुरू हो गए। यानी 3 इसमें तना है, तीनों में जड़ निकल गए। आप तीनों को काट सकते हो, अलग कर सकते हो और तीनों नया पौधा है, तीनों को जहां मन करे वहां पर क्या कर दीजिए, बो दीजिए। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आ गई? चलिए, तो इसे बोलते हैं दब्बा लगाना। हमने तना को क्या किया, मिट्टी में दबा दिया या फिर मिट्टी से तना को दबा दिया, दब्बा लगाना विधि कहेंगे या फिर लेयरिंग कहेंगे। ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि है, जरा ध्यान से समझिएगा, गुटी बांधना। अब ये गुटी बांधना विधि का प्रयोग हम उन पौधे पे करते हैं जिनकी तनाएं जो है कठोर होती है, सख्त होती है, जिसे खींचकर हम जमीन के संपर्क में नहीं ला सकते। अगर जिस पौधे का तना को हम खींचकर जमीन के संपर्क में लाए और मुख्य पौधे से वो टूटे नहीं, उसमें हम जो है दब्बा लगाना विधि, लेयरिंग विधि का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर कोई पौधा है और वो पौधा जो है उसका तना कठोर है, सख्त है और उसको खींचेंगे तो टूट जाएगा, तो हम उसमें गुटी बांधना विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? तो देखो, हम पहले उस कठोर तना वाले पौधे पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, पौधे पे चढ़ने के बाद कोई बढ़िया सा तना को सेलेक्ट करते हैं, जो बढ़िया तना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं यहां पर इस तने को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, इस तने के किसी जगह पर हम 2 से 6 सेंटीमीटर हिस्से तक हम इसके छाल को हटा लेंगे। छाल को जब हटा लेंगे तो यहां पर घाव बन जाएगा, क्योंकि छाल हम हटा लिए। अब छाल को हटाने के बाद क्या करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे, मिट्टी लेंगे, थोड़ा सा गोबर मिला देंगे, थोड़ा खाद मिला देंगे पौधे के लिए जो जरूरी है। ठीक है, जल मिलाएंगे और लेप तैयार कर लेंगे, लेई बना लेंगे। ठीक है, और लेई ले जाकर हम इस जगह पर थोप देंगे, जहां पर हमने छाल को हटाया है ना, उस जगह पर हम लेई बना के क्या करेंगे, थोप देंगे। फिर वो जो बैंडेज पट्टी करने वाला जो पट्टी होता है, जिसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं, उसको ले जाइए, फिर इसके चारों तरफ क्या करेंगे, लपेट देंगे। पहले हमने मिट्टी से लेई से क्या किया, वो जो घाव हमने बनाया था, यानी जो हमने छाल को हटाया था, उस जगह पर लेई थोप दिया। फिर पट्टी से या सूती कपड़ा से हम उसको बांध दिए, लपेट करके बांध दिए ताकि वो मिट्टी गिरे नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी डाली को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर देखो दूसरी डाली दिख रहा है। एक हांडी लेंगे, उस हांडी में क्या होगा, एक छेद होगा नीचे की तरफ। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है नीचे की तरफ एक छेद है। सूत का रस्सी लेंगे, सूत का रस्सी इस छेद से होते हुए नीचे की ओर लटका देंगे। फिर इस हांडी को ऊपर किसी दूसरे तने पर बांध देंगे और सूत का रस्सी को लाएंगे और जहां पे हमने गुटी बांधा है वहां पर हम बलय बनाकर इसको लपेट देंगे। इस तरीके से यहां पर गुटी का निर्माण हो जाएगा। गुटी बन गया। आप क्या किया, आपने पहले छाल को हटाया, फिर वहां पर लेई, मिट्टी, जल, खाद पानी मिलाकर लेई से थोप दिया, फिर सूती कपड़े से बांध दिया। उसके बाद फिर क्या किया आपने, एक हांडी लिया, हांडी के निचली सतह पर छेद किया, सूत की रस्सी डाला, फिर हांडी को लटका दिया। हांडी को क्या कर दिया, लटका दिया। ठीक है, ऊपर वाले शाखा पर। अब फिर इससे जो रस्सी निकला था उसको आपने जो गुटी जगह था जहां पर आपने लेई वगैरह लगाया है, पट्टी वगैरह लगाया है, वहां पर बलई लगाकर बांध दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने किया ताकि अगर इस हांडी में हम एक बार पानी डाल देते हैं, ठीक है, एक बार पानी डाल देंगे तो ये धीरे धीरे कर पानी जो है इस गुटी लगे जगह पर आता रहेगा और लगातार इस जगह को नमी प्रदान करता रहेगा, ये जगह सूखेगा नहीं। ठीक है, फिर हम जो है काम वगैरह करके आएंगे, फिर इस हांडी में पानी डाल देंगे जब कम लगा पानी तो, और उसके बाद फिर से क्या है, यहाँ नमी प्रदान होती रहेगी। हम देखेंगे कुछ सप्ताह के बाद यहां पर जड़ निकलने शुरू हो गए, क्योंकि आप समझ रहे हो कि यहां पर वही परिस्थिति प्राप्त हो रही है। इस तने को लग रहा है कि हम जमीन के संपर्क में है, जमीन में दबे हुए हैं, एकदम सेम परिस्थिति है। यहां पर जड़ निकलने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। जब आपको लगे कि यहां से जड़ निकलने शुरू हो गए हैं तो आप जो है इस तने को अलग कर सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि अगर जड़ निकल गया तो इस बात को सूचित करता है कि यह तना अब स्वतंत्र हो चुका है, ये तना अब स्वतंत्र हो चुका है। इस पौधे से यदि अलग कर दिया जाए तो यहां बैठ के आप इसको काट दोगे और काटने के बाद इसको हटा लोगे। ठीक है, अब वो जो तना
जड़ सहित आप तना को काट लोगे। अब इस तना को ये पट्टी हटा करके जो जड़ होगा, जड़ को आप जमीन में गाड़ दोगे, आप पाओगे ये जो पहले एक जो है मात्र तना था, अब यह एक नया स्वतंत्र पौधा है। नया स्वतंत्र क्या है? ये पौधा है। और अगर इस पौधे में पहले से फल फूल लग रहे थे तो इस तना में भी लग रहा था, अब ये तना को जब आपने गाड़ दिया है जाकर, तो ये तना एक नया पौधा है और इसमें अब पहले से ही फल फूल लगते मिलेंगे आपको। यानी कम समय में गुटी बांधना विधि का प्रयोग करके सख्त तना वाला जो पौधा था उससे आपने जो है नया परिपक्व पौधा तैयार कर लिया। यहां पर आसान जो है डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है कि ये शाखा है, यहां पर इसके गुटी बांध दिया गया, ऊपर हांडी लटका दिया गया और लगातार इसमें पानी डाला जा रहा है ताकि यहां पर नमी जो है बरकरार रहे। क्या इतनी बातें क्लियर है? इस विधि को हम लोग कहेंगे गुटी बांधना या गुटी विधि कहेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। बहुत बढ़िया बबुआ। छाल पर पर्व होगा नहीं, छाल पे पर्व नहीं होगा बबुआ। छाल तो हटा ही दोगे ना आप, तो नीचे जो है अंदर वाला छाल जब आप हटा दोगे तो नीचे जो है अंदर वाला तना, कठोर तना दिखना शुरू होगा, उसको लेई से आप लेप दोगे, जड़ निकलने वहां पे शुरू हो जाएंगे। बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो ये था तीसरा विधि जिसे हमने बोला गुटी बांधना। देख लो, फिर से देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने कौन सा विधि देखा? कलम लगाना विधि, क्रिस्टल क्लियर है। फिर हमने देखा दब्बा लगाना विधि, क्रिस्टल क्लियर है। फिर हमने देखा गुटी बांधना विधि, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा पैबंध लगाना, रोपण या फिर ग्राफ्टिंग कहते हैं इसे। पैबंध लगाना, रोपण या फिर ग्राफ्टिंग कहते हैं। जैसा कि हम पहले बता रखे हैं कि पैबंध लगाना, ग्राफ्टिंग या फिर रोपण करना, ये यूनिक टेक्निक होता है जिसमें हम दो पौधे का प्रयोग करते हैं। दोनों पौधे अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं और दोनों पौधे एक ही जाति के भी हो सकते हैं। इसमें करते क्या है, एक पौधे का हम निचली भाग का प्रयोग करते हैं जिसे हम स्कंद या स्टॉक कहते हैं, और एक दूसरे पौधे का हम ऊपरी भाग का प्रयोग करते हैं जिसे हम सियोन कहते हैं, ठीक है, या स्कॉन कहते हैं। सौरभ कुमार ये विधि पहली बार देखा है। ओके, चलिए, बहुत सारी विधियां हैं बउआ, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे, तो यहां पर हमने क्या बोला कि दो पौधे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक पौधा हमने ले लिया, कोई भी एक पौधा, ठीक है, कोई भी एक पौधा पहले से था, हमने उसको काट दिया और काटने के बाद हमने वी शेप लगा दिया, ऐसे करके वी शेप लगा दिया। कोई दूसरा पौधा लाया, दूसरे प्रजाति का भी हो सकता है, एक ही जाति का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें भी हमने कुछ इस तरीके से क्या किया, खांच बना दिया और इसको हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे अलग पौधा है जो कि जमीन के संपर्क में है, ऊपर अलग पौधा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बैंडेज पट्टी कर देंगे मोम वगैरह लगा के, ताकि ये जो है गिरे नहीं। इधर हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप जो है सपोर्ट भी डाल सकते हो ताकि गिरे नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे, कुछ सप्ताह के बाद ये जो है एक दूसरे से जुड़ चुका होगा, ऐसे करके एक दूसरे से ये जुड़ चुका होगा, एक दूसरे में संबंध हो चुका होगा, दूसरे में जो है अटैच हो चुका होगा, और अब ये जो है अपना जो है कह सकते हो फल फूल देना शुरू कर देगा। तो जस्ट लाइक ये है कि नीचे वाला जिस पौधे का हमने निचली भाग का प्रयोग किया है इसे हम स्टॉक कहेंगे। निचली भाग को क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, और ये जो ऊपरी भाग है इसे हम लोग शियोन कहते हैं। कुछ बच्चे स्कॉन भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाले को कलम भी कह लेते हैं सिंपल भाषा में, और नीचे वाले को स्कंद कह लेते हैं हम लोग हिंदी में, यानी सिंपल भाषा में। ठीक है, कितने पौधे का प्रयोग किया, दो पौधे का प्रयोग किया। बातें क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट मेथड भी इस्तेमाल में ला सकते हो। हालांकि इतनी में ही बातें क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहो कि दूसरे तरीके से हम जो है कट लगाएं तो आप कुछ इस तरीके से भी कट लगा सकते हो कि एक पौधा है और उसमें हमने ऐसे तिरछा कट लगाया और दूसरा पौधा लाया और दूसरा पौधा को इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पर वही रूल फॉलो होती है कि नीचे वाला जो पौधा है उसे हम स्टॉक कहेंगे और ऊपर वाला जो पौधा है इसे हम क्या कहेंगे, शियोन कहेंगे। तो यहाँ पर वही चीजें आपको देखने को मिल रही है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए, ये नीचे एक पौधा है और दूसरा ये पौधा है। ठीक है, दोनों को अटैच कर दिया गया, फिर ऐसे बंडेज पट्टी कर दिया गया और ऊपर वाला पौधा जो है फूलना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दो पौधे दिख रहे हैं, एक के ऊपर दूसरे को अटैच कर दिया, बैंडेज पट्टी कर दिया और ये आगे अपना जो है प्रजनन करते रहेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? क्या इस विधि का प्रयोग असल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बउआ, आप करके देखिए। गुलाब का पौधा आपके आसपास मिल जाएंगे, आप उसमें ही कर सकते हैं। ठीक है, सब क्लियर है? आगे बढ़े। सब क्लियर है तो आगे बढ़े। बच्चे बोल नहीं रहे, चलते हैं आगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा टॉपिक था ही नहीं। ठीक है, अब जरा सा फिर से यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला जो भी हमने लिखा था। देखिए, तो आपने कलम लगाना विधि भी पढ़ा,
आपने कलम लगाना विधि भी पढ़ा, आपने दब्बा लगाना विधि भी पढ़ा, आपने गुटी बांधना विधि भी पढ़ा, और आपने रोपण या पैबंद लगाना विधि भी पढ़ा। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कलम लगाना विधि में तने का एक भाग काटकर हम मिट्टी में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। जैसा कंडीशन आपने देखा था गुलाब में और गन्ना में। गुलाब में खड़ी कलम देखा था और गन्ना में बड़ी कलम देखा था। क्या बातें क्लियर है? फिर यहां दब्बा लगाना में तने की जो शाखा होती है उसको खींच करके मिट्टी में हम दबा देते हैं ताकि जड़ निकल जाए और नया पौधा मिल जाए। ये चीजें हम चमेली और अंगूर में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको करना है, यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भी एग्जाम्पल के पौधे आपके आसपास नजर आए आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पौधा पर ग्राफ्टिंग हो सकता है। ध्यान रखिएगा बउआ, पौधा जो है मोनोकोट नहीं होना चाहिए, एक बीज पत्री पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बीज पत्री पौधे का तना कमजोर होता है, खोखला होता है, तो उस पर जो है ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग नहीं हो सकता है। द्विबीज पत्री पौधे पे करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुटी बांधना में क्या हुआ कि हम तने को नीचे नहीं झुकाए, हम तने पे चढ़ गए, मिट्टी का लेप चढ़ा दिए और फिर वहां जड़ निकलवा दिए। गुटी बांधना विधि आम में जनरली ये प्रयोग में लाया जाता है। रोपण में क्या करते हैं, दो पौधे के भागों को जोड़ देते हैं, एक पौधा बना देते हैं और दोनों पौधा जो है वृद्धि विकास करना शुरू कर देता है। गुलाब और आम, नींबू इत्यादि में ये चीजें देखने को मिलती है। क्या बातें क्लियर है? क्या ये जो भी स्टेटमेंट था एकदम क्रिस्टल क्लियर है या कोई दिक्कत भी है? क्रिस्टल क्लियर है या कोई दिक्कत भी है? चलिए आगे। आप लोगों ने शेयर नहीं किया है बउआ, सबसे बड़ी चीज है आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करिए अपने दोस्तों में। चलते हैं, तो यहां पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की ये जो विधियां थी ये समाप्त हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक विशेष संरचना है, एक विशेष संरचना है जिसे हम कहते हैं प्रपत्र कलिका। एक विशेष संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रपत्र कलिका। ठीक है, प्रपत्र कलिका का मतलब क्या हुआ, मांसल पत्तियों से बना कली जैसी संरचना प्रपत्र कलिका या बुलबिल कहलाती है। मांसल पत्तियों से बना कली जैसी संरचना प्रपत्र कलिका या फिर क्या कहलाती है, बुलबिल कहलाती है। अब जरा ध्यान से देखना, प्रपत्र कलिका पौधे में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मांसल कलिका है। मांसल कलिका, ठीक है, यानी मांसल पत्तियों से बनी हुई कलिका कहलाएगी प्रपत्र कलिका, जो भोजन संग्रह करने के कारण फूल जाती है या मुख्य रूप से कायिक प्रवर्धन यानी अलैंगिक प्रजनन में क्या करती है, सहायता करती है। अब ये प्रपत्र कलिका किस किस में बनते हैं, तो सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल है अगेव, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये अगेव का पौधा है। इसको केतकी भी कहते हैं, इसे रामबाण भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे अगेव कहते हैं। बात समझ में आया? अब ये अगेव का पौधा सभी लोगों ने देखा होगा, जनरली ये जो है बगीचे वगैरह में लगा होता है, गार्डन वगैरह में लगा होता है, काफी खूबसूरत दिखता है। ठीक है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं। बातें क्लियर है? चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो अगेव का पौधा है, रामबाण जिसको बोल रहे हो या गेव कह रहे हो या केतकी कह रहे हो, जो भी है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसके मध्य से आप देखो, इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार का संरचना बनता है। यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये मोटी मोटी पत्तियों से बना हुआ, क्या कलिका जैसी संरचना नहीं है, कली जैसा संरचना नहीं है, बड जैसी संरचना नहीं है, ये मोटी पत्ती से बना हुआ बड यानी कली जैसा संरचना है। इसीलिए इसको हम प्रपत्र कलिका कह रहे हैं, प्रपत्र कलिका कह रहे हैं, या फिर इसको हम बुलबिल कह रहे हैं। प्रपत्र कलिका या फिर क्या कह रहे हैं, बुलबिल कह रहे हैं। और ये किसका बुलबिल है, अगेव के पौधे का बुलबिल है। कैसे बना ये बात समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे ये जो है अगेव का पौधा आपको दिखाई दे रहा है, अगेव का पौधा आपको दिखाई दे रहा है। इस अगेव के पौधे में आपको क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगेव का पौधा है, इधर आपको अगेव का नॉर्मल पौधा दिख रहा है। ठीक है, ये प्रजनन काल में गया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, अपने बीच में से देखो, ये अपने बीच में से एक विशेष तने का क्या करवा रहा है, अपने बीच में से एक विशेष तना निकल रहा है। इसको जरा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो सकता है दिखने में थोड़ी कठिनाई हो। ये जो है अगेव का पौधा है, इसके बीच में देखिए ये व्हाइट कलर का कुछ निकल रहा है, क्या ये तना है। ठीक है, अब ये तना धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। ये तना है, ये क्या हुआ, और बड़ा हुआ। अब ये तना और बड़ा, देखो कितना लंबा, एकदम बांस की तरह लंबा हो, इसे रामबांस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो तना विकसित हुआ, तने के ऊपर जो है आप देखो फ्लावर जैसा कुछ संरचना निर्मित होना शुरू हुआ, फूल जैसा पीला पीला कुछ संरचना निर्मित होना शुरू हुआ। फिर क्या होगा कि ये जो पीला पीला संरचना है ना यार विकसित होगा, और विकसित होने के बाद जब आप नजदीक से देखोगे कि इस तने के ऊपर आखिर में बना क्या है, तो आप पाओगे कि इस तने के ऊपर कुछ इस तरह का छोटा छोटा संरचना बन गया। ये जो है आप देख रहे हो, ये छोटा छोटा क्या बन गया, संरचना बन गया। इसको आप अलग करके देखो, एकदम ऐसा दिखेगा। ये क्या है, मांसल पत्तियों से बनी हुई कलिका है, इसी को तो हम कह रहे हैं प्रपत्र कलिका कह रहे हैं, या फिर कलिका कह रहे हैं, या फिर इसे बुलबिल कह रहे हैं।
प्रपत्र कलिका या फिर क्या कह रहे हैं, बुलबिल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बुलबिल का निर्माण किसमें हुआ, अगेव नाम के पौधे में देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये अब ये क्यों बना, देखो यहाँ नीचे में छोटा छोटा जड़ भी देखने को मिल रहा होगा, अलग करके कुछ दिन रखा गया, इसको छोटा छोटा जड़ देखने को मिल रहा है। ये अलग जो हुआ है ना, इसको आप अलग से कहीं पर बो दो, या फिर ये खुद भी अगर मिट्टी के संपर्क में आती है तो ये हर एक जो बुलबिल है वो एक नया पौधा होगा, हर एक बुलबिल जो है एक नया पौधा होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ पौधे जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं, कुछ पौधे तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं, कुछ पौधे पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं, और कुछ पौधे जो है प्रपत्र कलिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। और प्रपत्र कलिका से कायिक प्रवर्धन करते हैं। तो ये जो है अगेव में बनने वाला प्रपत्र कलिका है जो कि कायिक प्रवर्धन में क्या करती है, सहायता करती है। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है? अब जरा देख लीजिए ऐसी संरचनाएं आपको किन किन पौधों में देखने को मिल जाएगी। तो मोस्ट फेमस एग्जांपल तो आपको याद में रखना ही है, अगेव में आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट फेमस एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा आपको रतालू नाम का पौधा है, इसमें देखने को मिलेगा, खट्टी बूटी में देखने को मिलेगा, गलाबा नाम का पौधा है, ठीक है, गलाबा नाम का पौधा है, इसमें भी आपको इस तरह की छोटी संरचना बनती हुई देखने को मिलेगी, प्रपत्र कलिका देखने को मिलेगी, और ये पौधे प्रपत्र कलिका के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन से पौधे हैं जिसमें प्रपत्र कलिका का निर्माण होता है, आप आंसर क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द केस में तो अगैव आंसर करोगे, लेकिन अगैव के अलावा मल्टीपल को जो है ऑप्शन सही रहे तो उस समय आपको रतालू, खट्टी बूटी, गलावा जैसे ऑप्शन भी दिए हुए मिल सकते हैं। तो इनमें से सभी आंसर करनी है, बात समझ गए? राव साहब को नींद आ रही है, अच्छी बात है, जाइए सो जाइए, जो जागे रहेंगे वो आपसे आगे रहेंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया किसको, तो हम लोगों ने सबसे पहले जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन कंप्लीट किया आज के क्लास में, फिर हम लोगों ने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को कंप्लीट किया। हमने समझा कलम लगाना विधि क्या होता है, हमने समझा गुटी लगाना विधि क्या होता है, हमने समझा कि दब्बा लगाना विधि क्या होता है, हमने समझा ग्राफ्टिंग या रोपण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने किसको समझा, प्रपत्र कलिका क्या होती है। तो प्रपत्र कलिका भी एक विशेष संरचना है जो पौधे में बनती है, मांसल पत्तियों से बना हुआ कलिका होती है, और यह भी कायिक प्रवर्धन में सहायता करती है। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सर जी ये क्लोन शब्द का क्या मतलब होता है। क्लोन, अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं और क्लोन की बात ना करें तो ये एकदम नाइंसाफी होने वाली है। क्लोन का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी, एकदम जेरोक्स। अगर कोई दो बच्चा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, दो जुड़वा बच्चा आपको देखने को मिल रहा है और दोनों की शकल समान है, दोनों का अकल समान है, दोनों की कदकाठी समान है, दोनों का रंग रूप समान है, मतलब वो एक दूसरे के क्या है, क्लोन है, फोटोकॉपी है, जेरोक्स है। गणेश, हेलो बुआ, दोनों का क्या है, फोटोकॉपी है, ठीक है। तो यहां पर क्लोन शब्द का मतलब क्या हुआ, जेरोक्स या फिर फोटोकॉपी होना, ठीक है। तो एक ऐसी कोशिका, अगर आपको ऐसी कोशिका देखने को मिलती है, ऐसे जीवों का समूह देखने को मिलता है जो अपने जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न हुआ है। अलैंगिक जनन से जन्मे जो भी संतति होते हैं वो क्लोन होते हैं। ये बात क्लियर है। अभी तक जो भी हमने विधियां पढ़ा है या पढ़ रहे थे वो सब अलैंगिक जनन था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लैंगिक जनन को शुरू करेंगे, ठीक है। काफी करीबन जो है 70% जो पोर्शन है चैप्टर फर्स्ट का वो अलैंगिक जनन पे ही है। उसके बाद फिर लैंगिक जनन आपका ऑलमोस्ट 25 to 30% पोर्शन बचता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे लैंगिक जनन को। तो अभी तक लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, और लैंगिक जनन से जन्मे जो भी संतति होता है वो क्लोन होता है, अपने जनक के आनुवांशिक और आकारिकी दोनों रूपों में समान होते हैं। तो वैसा कोई भी संतति, ठीक है, जो अपने जनक का आनुवांशिकी और आकारिकी दोनों रूपों में समान हो, वैसे जीवों को, वैसे संततियों को क्लोन कहा जाता है, या पुंजक भी कहते हैं। हिंदी में इसे पुंजन, ठीक है, हिंदी में इसे क्या लिखते हैं, पुंजन भी लिखते हैं। कहीं कहीं पुंजन लिखा होगा, कहीं कहीं पुंजक लिखा होगा, ठीक है। पुंजन भी लिखते हैं या फिर पुंजक लिखते हैं, ठीक है, क्लोन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन से जो भी संतति जन्म लेते हैं वो बिल्कुल क्लोन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो संतति है या फिर जो नई कोशिका है वो अपने जनक के आनुवांशिक एवं शारीरिक दोनों रूपों में क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि संतति अपने जनक के आनुवांशिक एवं आकारिकी दोनों रूपों में समान हो तो ऐसे संततियों को क्लोन कहा जाता है। जस्ट लाइक अलैंगिक जनन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने अमीबा में पढ़ा है, ठीक है, मान के चलते हैं ये अमीबा है,
अमीबा के अंदर क्या है, ये अमीबा का केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है, इसका अपना डीएनए है। आपने ये देखा था कि सर जी जब ये जनन करने वाला होता है ना, तो ये जो अमीबा है, जो डीएनए इसके पास होता है एकदम समान डीएनए को तैयार करता है, फिर ये कोशिका बढ़ जाती है, फिर दो छोटे छोटे अमीबा का निर्माण हो जाता है, और एक डीएनए जो है ये इनके पास चला गया और एक डीएनए इसके पास चला गया। ऐसा ही घटना होती है ना, एक डीएनए इसके पास और एक डीएनए इसके पास चला गया। और इस तरीके से आप क्या पाते हो कि सर जी ये जो संतति है ना, इस संतति में वही डीएनए आया जो जनक के पास था। ठीक है, जनक का जो डीएनए है वही डीएनए आपको संतति में देखने को मिल रहा है। तो जो जनक का आनुवांशिक पदार्थ था वही आनुवांशिक पदार्थ इनके संतति में है, मतलब ये संतति अपने जनक के आनुवांशिक रूप से क्या है, समान है। अब जैसा डीएनए होगा शारीरिक संरचना लक्षण भी वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है, अमीबा का जो लक्षण जो भी प्रदर्शित हो रहा था वो प्रदर्शन कौन कर रहा था, इसका डीएनए। और यही डीएनए जब इसके बच्चे में है तो इनके बच्चे में भी वही शारीरिक लक्षण देखने को मिलेगा, यानी इनका जो बच्चा है यह बिल्कुल क्या होगा, क्लोन होगा, आनुवांशिक रूप से भी क्लोन और शारीरिक रूप से भी क्या होगा, क्लोन होगा। तो यदि संतति आनुवांशिक एवं शारीरिक दोनों रूपों में जनक के बिल्कुल समान है तो ऐसे जीवों को हम क्लोन कहते हैं या पुंजक कहते हैं। क्या बातें क्लियर है? और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछ देते हैं। और इसके तो पहले डीएनए समान होता है वो, जब डीएनए समान होगा तभी शारीरिक संरचना शारीरिक ढांचा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्या बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? चलिए ठीक है बाबू। चंदन कुमार छोटू यादव, बहुत बढ़िया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे ही हम लोग चलेंगे तो ये क्लोन शब्द यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है किसकी, तो क्लोन शब्द तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है कि यदि संतति जो है जनक का बिल्कुल क्या हो, समान हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। और यहाँ पर अलैंगिक जनन खत्म हो जाता है। अलैंगिक जनन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जब अलैंगिक जनन को हम पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं तो अलैंगिक जनन के हम लाभ को देखेंगे और अलैंगिक जनन के हानि को समझेंगे। ठीक है, तो आपने समझा था कि अलैंगिक जनन में जनक की संख्या एक होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक बनाने की जरूरत, क्योंकि अभी तक युग्मक का हमने बात ही नहीं किया, तो युग्मक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन में जब भी कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अलैंगिक जनन से जन्मे संतति वो जनक के बिल्कुल समान होते हैं, मतलब कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। बदलती हुई परिस्थिति को झेलने की क्षमता अलैंगिक जनन से जन्मे संतति में नहीं होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही गुण, एक ही लक्षण, एक ही डीएनए ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसकी वजह से नए लक्षण नहीं आते हैं और बदलती हुई परिस्थिति को झेलने की क्षमता नहीं होती है। बात क्लियर है? इसमें समझते हैं चीजों को। सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, फिर हम हानि देखेंगे। अलैंगिक जनन में देखिए बबू, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, ये बात तो आप पहले से जानते हो। ठीक है, ये लाभ है, ये अच्छी बात है कि एक अकेला जीव, ठीक है, अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेता है। यानी वैसा जीव जो अलैंगिक जनन करते हैं उनको अपने साथी की जरूरत नहीं पड़ती, बिना साथी का वो अकेला जनन कर सकता है, अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है, इस धरती पर अपनी जो जीवन है उसकी निरंतरता को बरकरार रख सकता है, जातियों की निरंतरता को बरकरार रख सकता है। तो ये अच्छी बात है कि इनको किन्हीं की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये अकेला जनन करता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? अलैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, इसमें युग्मक नहीं बनते, युग्मक बनते ही नहीं है, तो क्या युग्मक का संलयन यानी निषेचन का जरूरत होगा? नहीं होगा। तो युग्मक बनाने में जो ऊर्जा खपत होती है, युग्मक के निषेचन में जो ऊर्जा खपत होती है, और उसके बाद भ्रूण बनाने में, युग्मनज बनाने में, शिशु बनाने में जो ऊर्जा खपत होती है, इनको नहीं करना पड़ता है। तो ये तो लाभ वाली बात है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का लाभ, दूसरा लाभ ये है कि इनको युग्मक बनाने की जरूरत ही नहीं है और इनको युग्मकों के निषेचन यानी संलयन की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये काफी सरल प्रक्रिया होती है। सामान्यतः भोजन इकट्ठा हुआ और समसूत्री विभाजन करके नए जीव का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये सरल प्रक्रिया है और तीव्र गति से संपादित होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इस पर दूसरे को निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है और इनमें जटिलता भी काफी कम देखने को मिलती है। तो अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया है और शीघ्र होती है, यानी तीव्रता से होती है। ये बात भी क्लियर है। ठीक है, कम से कम समय में अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतति जनन, जो भी जनक जनन करते हैं, ठीक है, वो काफी तीव्रता से अपनी जनसंख्या
संख्या को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से कम समय में उनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो कम समय में अधिक संख्या में संतति उत्पन्न होती है। यह भी अच्छी बात है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ानी है, अलैंगिक जनन का प्रयोग करो। ठीक है, इसमें ऊर्जा और समय कम लगता है। अब ऊर्जा क्यों? युग्मक बनाने ही नहीं पड़ते, शुक्राणु अंडाणु बनाने ही नहीं पड़ते, निषेचन करना ही नहीं पड़ता, जो है युग्मकों का जो है युग्मनज नहीं बनाना पड़ता, इसके अलावा भ्रूण नहीं बनाने पड़ते, सीधा बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा काफी कम लगता है। और चूंकि युग्मक जनन की प्रक्रिया, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया, भ्रूणोद्भव इत्यादि की प्रक्रिया इसमें देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण काफी समय बचता है। तो ऊर्जा और समय की काफी क्या होती है? बचत होती है। अच्छी बात है अलैंगिक जनन की। ठीक है, संतति अपने जनक के बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। यह भी अच्छी बात है कि चलो ठीक है, जैसा जनक है, जैसा मम्मी पापा है, वैसे ही बच्चे हैं। बात क्लियर है? चंदन कुमार, हेलो बउआ। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि संतति जो है अपने जनक के बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं, क्लोन। अभी आपने पढ़ा कि अलैंगिक जनन से जो भी संतति जन्म लेते हैं वो जनक के बिल्कुल क्लोन होते हैं, आनुवांशिक रूप से भी और अकारिकी रूप से, शारीरिक रूप से भी। ठीक है, ये भी सही बात है। ठीक है, लाभकारी गुण जो है, अगर किसी जनक में कोई अच्छा वाला जीन है तो उनके बच्चे में जाएगा, उनका बच्चा भी अच्छा होगा, उनका बच्चा भी अच्छा होगा। इस तरह से लाभकारी जीन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अच्छी बात है। अगर वातावरण स्थिर रहा, अनुकूल रहा, वातावरण में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, उस समय जो है ये काफी अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया, जनन की एक अत्यंत उपयोगी आप कह सकते हो कि मेथड होता है। ठीक है, लेकिन अगर परिस्थिति लगातार बदलती है, वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, तो वहां पर अलैंगिक जनन जो है लाभकारी नहीं होता है, नुकसान देता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हम अलैंगिक जनन के लाभ की, कि यदि पर्यावरण स्थिर रहता है, अनुकूल रहता है, जीव के लिए अनुकूल रहता है, तो उस दौरान यह अत्यंत उपयोगी होता है। कृषि में हम लोग कृषि करते हैं तो वहां पर भी अलैंगिक जनन का प्रयोग करते हैं। आलू बोते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, शकरकंद बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं, गुलाब का पौधा बोते हैं, कायिक प्रवर्धन कराते हैं। तो जब हम कृषि कराते हैं तो कृषि में अगर समान गुण वाला फसल हमको प्राप्त करना हो, समान गुण वाला पौधा उत्पन्न करना हो, तो वहां पर अलैंगिक जनन बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में क्या होता है कि काफी तेजी से जनसंख्या वृद्धि होती है, तो जीवों के विलुप्त होने का खतरा जो है काफी कम हो जाता है। तो यहां देखिए अलैंगिक जनन काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ाता है, जिसके कारण अगर कुछ संतति मर भी जाते हैं फिर भी जो है जीव खत्म नहीं होंगे, उनका अस्तित्व तो बरकरार रहेगा। ठीक है, तो ये इनके लाभ हो गए। फिर से रिपीट कर देते हैं। सर जी जनक की संख्या 1 होगी, अच्छी बात है। इसमें युग्मक बनाने की जरूरत नहीं है, निषेचन करने की जरूरत नहीं है, भी अच्छी बात है। सरल प्रक्रिया है, काफी तेजी से होती है, अच्छी बात है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा संतति उत्पन्न कर देते हैं, अच्छी बात है। ऊर्जा बचता है, समय बचता है, अच्छी बात है। जनक जो बच्चा होता है जनक का बिल्कुल समान क्लोन होता है, अच्छी बात है। जो अच्छा जीन है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, यह भी अच्छी बात है। अगर पर्यावरण स्थिर और अनुकूल रहा तो यह बेस्ट हो जाता है अलैंगिक जनन के लिए। अगर कृषि में कोई किसान चाह रहा है कि समान गुण वाला पौधा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो फसल के रूप में वो उपजाए, तो अलैंगिक जनन बेस्ट ऑप्शन उनके पास हो जाता है। विलुप्त होने की खतरा, जो भी जीव अलैंगिक जनन करते हैं उनके खत्म होने की खतरा, विलुप्त होने की खतरा काफी कम हो जाती है, क्योंकि वो इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ाते हैं कि कुछ जनसंख्या खत्म भी हो जाए तो बहुत सारी जनसंख्या बची रह जाएगी। तो ये जो कुछ थे अलैंगिक जनन के लाभ थे। क्या बातें क्लियर है? बच्चा कैसे गोरा गोरा होता है सर जी? क्यों आप करिया है का? आप कलुआ है बउआ? चंदन कुमार, कोई बात नहीं, चैप्टर 3 जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपके अंदर जो भी लक्षण है, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है, या फिर आपके पास किडनी है, गुर्दा है, फेफड़ा, ये सब कुछ डीएनए के कारण है, डीएनए पर उपस्थित जीन के कारण है और गुणसूत्र के कारण है जो आपको मम्मी पापा से मिले हैं। ठीक है, अब क्यों गोरा होता है, क्यों काला होता है, काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 5। ओके, चलते हैं आगे। तो ये समझ में आ गई अलैंगिक जनन के लाभ। यहाँ इसमें किसी को कोई दिक्कत? अलैंगिक जनन के लाभ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे, अलैंगिक जनन के हानि को समझते हैं। ठीक है, अब लाभ है तो हानि भी होगी, लाभ है तो हानि भी होने वाले हैं। तो अलैंगिक जनन के हानि बतानी है आपको। अलैंगिक जनन के क्या बताने हैं? हानि बताने हैं। ठीक है, अब हानि क्या है? तो बहुत सारी हानियां हो जाएंगी कि सर जी अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई पौधा है और इस पौधे में नया गुण आ जाए, तो ये अलैंगिक जनन से पॉसिबल नहीं है। नया गुण आने के लिए नया लक्षण आना पड़ेगा और नया जीन लाना पड़ेगा, और नया जीन के लिए जनक 2 होने पड़ेंगे। एक जनक अगर अकेला जनन कर रहा है तो जनक का ही डीएनए उनके बच्चे में ट्रांसफर होता रहेगा और वो बिल्कुल क्लोन होंगे, समान होंगे। ये विभिन्नता को उत्पन्न नहीं करते हैं, ये भिन्नता को उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे हम लोग जो है लैंगिक जनन से जन्म लिए हैं, हमारे मम्मी अलग है, पापा अलग है, यानी जनक की संख्या 2 है और दोनों का जीन, दोनों का डीएनए, दोनों का गुणसूत्र हमारे पास है, इसलिए हम दोनों का मिक्सचर है और दोनों से अलग है।
हम ना ही अपने मम्मी के फोटोकॉपी है ना ही अपने पापा के फोटोकॉपी, दोनों का मिक्सचर है, दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वो सिर्फ लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में नहीं होती है। तो पहला हानि यह है कि अगर हम अलैंगिक जनन के द्वारा नए गुण लाना चाहे किसी भी जीव में, किसी पौधे में, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी हानि है। संतति अपने जनक के समान होती है, इसीलिए सभी जीवों का जीनोटाइप क्या होगा, एक जैसा। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, जीनों का समूह। आपके शरीर में एक जीव के अंदर जो जीनों का समूह है उसे जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहे कि नए लक्षण वाला जो है कोई जीव का उत्पत्ति हो, नया लक्षण वाला पौधे का उत्पत्ति हो और अलैंगिक जनन से हो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलैंगिक जनन में हमेशा और हमेशा क्लोन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि अगर पर्यावरण स्थिर रहता है, अनुकूल रहता है, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त जल, पर्याप्त तापमान मिल रहा है, तो अलैंगिक जनन बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन बदलती हुई पर्यावरण है, पर्यावरण में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पर पर्यावरण बदलने के कारण जितने भी अलैंगिक जनन से जन्मे संतति होंगे या फिर जनक होंगे, वो सब पे प्रभाव पड़ेगा और एक साथ में सभी समाप्त हो जा सकते हैं, इसकी संभावना बनी रहती है। अगर पर्यावरण बदलता है तो बदलती हुई पर्यावरण को झेलने की क्षमता जो है अलैंगिक जनन से जन्मे संतति में नहीं होता है। अनुकूलन की क्षमता जो है अलैंगिक जनन से जन्मे संतति में नहीं पाई जाती है। तो हमने क्या बोला, पर्यावरण में परिवर्तन होने पर पूरी जनसंख्या प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि सबके पास जीन समान है, सबका लक्षण समान है, और पर्यावरण बदला और पर्यावरण नई विशेषताओं को खोज रहा है, और नई विशेषता यदि नहीं है आपके पास तो आप पर्यावरण में नहीं रह पाएंगे, पर्यावरण आपको जो है मार देगा, आपको खत्म कर देगा, तो पूरी जनसंख्या प्रभावित होगी। रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है कमती चली जाती है, क्योंकि सभी जीव क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए, तो समय के साथ नए नए जो रोग आते हैं ना, उस रोग से लड़ने की क्षमता जो है अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो क्योंकि सभी के पास जीन समान होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अनुकूलन की क्षमता, बदलती हुई परिस्थिति को झेलने की क्षमता नहीं होती है। हाँ, अब आपको पता है हम लोग जो है बंदरों से मनुष्य तक की दूरी को तय किए हैं। बंदर लैंगिक जनन करते थे और लैंगिक जनन के कारण नए नए गुण आते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए गुण आते गए, और नए गुण आने की वजह से नई जाति का उदय हुआ। बंदर जो है मनुष्य जाति का निर्माण कर लिया, ठीक है। अलैंगिक जनन में ये पॉसिबल नहीं है। अलैंगिक जनन में अगर बंदर अलैंगिक जनन कर रहा होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बंदर को ही उत्पन्न करता, कभी भी नई जाति या प्रजाति का उदय नहीं होता। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर क्या बोला कि विकास का मतलब क्या हुआ, समय के साथ नई प्रजाति, नए किस्मों या नई जातियों का उदय होने की जो प्रक्रिया है उसे विकास कहते हैं या जैव विकास कहते हैं। अलैंगिक जनन में जैव विकास आपको नहीं ही देखने को मिलता है, यहां पर लगभग नहीं के बराबर होती है, ठीक है। अब प्रतिकूल परिस्थिति में प्रजाति जो है, जब स्थिति चेंज होती है तो प्रजाति के जीवित रहने की संभावना काफी कम होती है, विलुप्त होने की संभावना बनी रहती है। तो ये इसके क्या थे, हानियां थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर अलैंगिक जनन पूरी तरीके से समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो पूरे अलैंगिक जनन से, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि यहां पर हम क्लास को खत्म करेंगे और अगले क्लास से हम लोग लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास में लिखाए थे, ये क्वेश्चन आखिरी में लिखाएंगे बउआ, क्लास में लिखाए थे, आप दूसरे बैच वाले से पता कर लीजिए, क्लास में लिखाया है हमने, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में लिखाया हमने। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है अभी तक पूरे अलैंगिक जनन में, चाहे वो जो है विखंडन विधि से हो, द्विविखंडन विधि से हो, चाहे बहुविखंडन विधि से हो, मुकुलन विधि से हो, पुनर्जनन विधि से हो, विखंडी जनन विधि से हो, बीजाणु जनन विधि से हो, कायिक प्रवर्धन से हो, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ऐसा करिएगा कि जो भी क्वेश्चन है आप एक बार पूरी तरीके से अलैंगिक जनन को रिवाइज कर लीजिए। कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत रहती है तो समय रहते उसे कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बैकलॉग लग जाएगा और आगे रिवीजन के टाइम बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो बैकलॉग ना लगे तो समय रहते अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। ऐप पर हो, व्हाट्सएप पर हो, जैसे भी हो, आप अपने क्वेश्चन को जरूर रखिए। ये लाइव क्लास में कमेंट पे अपने क्वेश्चन को जरूर रखिए, ठीक है। ये डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट जो है ना वो छोटी छोटी डाउट आगे चलकर जो है बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है, कैंसर बन जाता है ये, ठीक है। और जो लास्ट में आपको काफी डराएगा, लास्ट में आपको काफी भयभीत करेगा, जिससे आप जो है आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, पता चले पहला चैप्टर ही क्लियर नहीं है, दूसरा क्या समझ में आएगी। तो ये सारी परिस्थिति नहीं आए तो समय रहते डाउट को क्लियर करते चले जाइए, ठीक है बउआ। तो अभी तक किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, अगले सेशन में आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट बउआ।